अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एस करंट अफेयर्स विद उमर। और लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कोल्ड वॉर की, और आज हम कोल्ड वॉर को एंड करेंगे। हमने बिगिनिंग पढ़ी कि कोल्ड वॉर की बिगिनिंग क्यों, उसके कुछ रीजंस थे, जिसमें हमने जोसेफ स्टालिन को डिस्कस किया, हमने एक थ्योरी ऑफ कंटेनमेंट को डिस्कस किया, कोरियन वॉर पे डिस्कशन की, वियतनाम वॉर पे डिस्कशन की। और हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने इस बात तक पढ़ा था कि जो जॉन कैनेडी थे उनको मर्डर कर दिया गया था। अब आज अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। रिचर्ड निक्सन 1968 में यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं, और उस एरा को पीरियड ऑफ देतांत कहा जाता है। देतांत का मतलब है नॉर्मलाइजेशन। 1969 में यूएस जो होता है वो स्पेस वॉर रशिया से जीत जाता है, क्योंकि यूएस जो होता है वो मून पे लैंड कर जाता है। 1973 में सॉल्ट वन ट्रीटी साइन होती है बिटवीन रशिया एंड यूएसए, और इस ट्रीटी के मुताबिक रशिया और यूएसए एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ना ही न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करेंगे। सॉल्ट से बनता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। इसके बाद वियतनाम वॉर जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। ये जो सॉल्ट वन ट्रीटी का मैंने आपको बताया है, ये यल्टा कॉन्फ्रेंस के बाद पहली बार ऐसा होता है कि यूएस और रशिया के जो सरबराहान होते हैं वो एक दूसरे को विजिट करते हैं। प्रेसिडेंट निक्सन ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था वियतनामाइजेशन ऑफ वॉर, जिसके लिहाज से वो ये कहते हैं कि वियतनाम से हम एवैक्यूएट कर रहे हैं, हम वियतनाम से बाहर निकल रहे हैं, और वियतनाम अपना डिफेंस अब खुद संभालेगा। 8 अगस्त 1974 को प्रेसिडेंट निक्सन रेजिग्नेशन दे देते हैं बिकॉज ऑफ वाटरगेट स्कैंडल। वाटरगेट स्कैंडल क्या है, इस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन की हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद जो यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं वो जेरल्ड फोर्ड बनते हैं, और फिर 1977 में जिमी कार्टर यूएस के अगले प्रेसिडेंट बनते हैं। जेरल्ड फोर्ड के बारे में आपको बता दूं कि उनके एरा में 1975 में वियतनाम से यूएस का विड्रॉल कंप्लीट हो जाता है। एज आई सेड, 1977 में जिमी कार्टर यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं, और सबसे पहले कार्टर क्या करते हैं कि वो पैनामा कनाल का जो मसला है उसको हल करते हैं। वो अपने 12 सेनेटर्स के साथ पैनामा जाते हैं और वहाँ के डिक्टेटर से बातचीत करते हैं, और फाइनलाइज ये होता है कि एंटाइटल्ड पैनामा कनाल के पैनामा कंट्री रहेगी, लेकिन उसका जो डिफेंस होगा वो यूएस के पास होगा। इसके अलावा 1978 में कैंप डेविड एकॉर्ड होता है, और उस कैंप डेविड एकॉर्ड के हिसाब से इजिप्ट और इसराइल ये आपस में सुलह करते हैं, और एक दूसरे की कंट्रीज में अपनी जो एम्बेसीज हैं उनको इस्टेब्लिश करते हैं। 1979 में यूएस को एक झटका लगता है, क्योंकि यूएसएसआर अफगानिस्तान पे को इन्वेड करने की कोशिश करता है। इन शॉर्ट अफगानिस्तान पे अटैक करता है। यूएस को काफ़ी बुरा लगता है, और यूएस अपना ऑपरेशनल साइक्लोन का आगाज़ करता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर देता है, मिलिट्री भी और फाइनेंशियली भी। अभी यूएस वहाँ पे बिजी होता है, इतने में 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन आता है। जो शाह ईरान होते हैं उनको यूएस में पॉलिटिकल एजाइलम मिल जाता है, और फिर ईरान में हॉस्टेज क्राइसिस होता है। हम अपने मिडिल ईस्ट क्राइसिस में इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो यूएस की एम्बेसी होती है ईरान में, उसको स्टूडेंट्स जो है वो इनसर्कल कर लेते हैं। जिमी कार्टर अपने एक प्रॉपर भेजते हैं एक फोर्स, जिसके थ्रू वो उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं, और जो ईरानी स्टूडेंट्स होते हैं वो एम्बेसी को आग लगा देते हैं। और कुछ अरसे में ईरान जो है वो खुद ही वॉलंटरीली हॉस्टेजेस को रिलीज कर देता है। अब यूएसएसआर की इन्वेजन और ये जो हॉस्टेज क्राइसिस था, ये यूएस के लिए एक डेंट उनके लिए पड़ तो जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो हॉस्टेज होते हैं, हॉस्टेज क्राइसिस वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद रोनाल्ड रेगन जो हैं वो यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं 1981 में। ये 2 बार यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं फ्रॉम 1981 टू 1989, और इन्होंने अपनी इनॉग्रेल स्पीच में ही रशिया को एक ईवल एम्पायर करार दे दिया था। रोनाल्ड रेगन जो है ये अफगान मुजाहिदीन के रिप्रेजेंटेटिव से मिलते और उनको रेड कारपेट देते हैं, और उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, और अफगान मुजाहिदीन को जो यूएस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है उनके साथ उनका मुआजना करते हैं, और कहते हैं कि ये हमारे लिए उतने ही मुअज्जिब है जितने के वो थे। रोनाल्ड रेगन अफगान मुजाहिदीन को स्टिंगर मिसाइल्स भी देते हैं, और स्टिंगर मिसाइल्स क्यों देते हैं? ताकि रशिया की जो एयरफोर्स है उसको काउंटर किया जा सके। इसी दौरान ईरान इराक वॉर शुरू हो जाती है,
और उसमें भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल आ जाता है रोनाल्ड रेगन की एज अ प्रेसिडेंट पे, क्योंकि यूएस पे एक इल्ज़ाम आता है कि यूएस ना सिर्फ इराक को तो सपोर्ट कर ही रहा है, लेकिन इन द बैकड्रॉप वो ईरान को भी असलहा प्रोवाइड कर रहा है। रेगन ने प्रेसिडेंशियल एक कॉल की अपना एक कॉन्फ्रेंस, और उसमें क्लियरली कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और शायद कुछ रोग एलिमेंट्स जो CIA में उन्होंने ये काम किया। खैर 1988 में रोनाल्ड रेगन रशिया को गिराने में कामयाब हो जाते हैं। 1988 में ही जेनेवा अकॉर्ड होता है, और उस जेनेवा अकॉर्ड के थ्रू ही रशिया अफगानिस्तान से अपने विड्रॉल का ऐलान करता है। 1989 में बर्लिन वॉर भी गिरा दी जाती है, और 1991 में USSR डिसमेंटल हो जाता है, और इससे 15 नई स्टेट्स बनती हैं। इन 15 नई स्टेट्स में 9 स्टेट्स ईस्टर्न यूरोपियन होती हैं, जबकि 6 स्टेट्स जो होती हैं वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स बनती हैं। उसके बाद जो रशिया के जो हेड होते हैं गार्बेचोव, वो अपनी थियरीज देते हैं, जिसमें एक पेरेस्ट्राइका है और एक ग्लासनोस्ट है। इन शॉर्ट, द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन वो उनकी इतने कोई खास काम नहीं आती, और 1991 में USSR के डिसमेंटल होते ही बायपोलर वर्ल्ड जो है उसका खात्मा होता है, और अमेरिका हेजिमन बन जाता है दुनिया का, यूनिपोलर वर्ल्ड स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी सारी कोल्ड वॉर। अपने लास्ट लेक्चर में हमने इसकी बिगिनिंग पे बात की थी, और आज हमने इसकी एंडिंग पे बात की है। इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन, काइंडली डू आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।